चलिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने नाइट्रोजन या एयर के साथ रिएक्शन का जो पार्ट था वो डिस्कस कर लिया था कि जो हाई-फाई वाले होते हैं, हाई-फाई मतलब लिथियम एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बना सकते हैं। वो जो नाइट्राइड बनेगा उसका फर्दर अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको कौन सी गैस मिलती है? अमोनिया गैस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एक बात आप क्लियर रखें माइंड में, कोई भी एलिमेंट हो, मेटल्स की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं ना, जनरल कंडीशन है, मैक्सिमम जगह पर ट्रू रहेगा, कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? अपना हाइड्राइड। कोई भी मेटल अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? अपना नाइट्राइड, है ना, जो रिएक्ट कर सकते होंगे। कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड। ठीक है, ये तो कॉमन सी बातें हैं। अब आप देखिए, कोई भी मेटल का रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से कराता हूं तो मुझे इतना पता है मुझे क्या मिलने वाला है बेटा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने मेटल कैसा लिया है, मेटल की वैलेंसी क्या है, मेटल पे चार्ज क्या आ सकता है, +1 +2 +3, उसके हिसाब से ऑक्साइड बनेगा। लेकिन ऑक्साइड में एक खास बात है कि ऑक्साइड खुद ही अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड मतलब जो ऑक्साइड आयन की हम बात करते हैं, O पे -2 चार्ज। ठीक है, पर उस नॉर्मल ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड के अलावा भी क्या बन सकते हैं बेटा? परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड टाइप के आयन मिलते हैं। तो मेनली जो हमारे यहां डिस्कशन है ये उन सारे टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में है। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ऑक्साइड में कौन कौन से टाइप बन सकते हैं उस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एक जनरल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से suनिएगा बेटा। अगर आपने किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, ठीक है ना, तो पहले क्या बनेगा बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड मतलब O पे -2 वाला जो चार्ज होता है, ठीक है ना, O के ऊपर -2, नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, अगर जो मेटल है, ठीक है ना, मेटल का अगर सरफेस एरिया छोटा है तो मेटल अपने सरफेस पे ज्यादा ऑक्सीजन एक्यूमुलेट कर पाएगा या कम ऑक्सीजन बेटा? कम ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब यहां पर मेटल के सरफेस पे ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में जाएगा और इसीलिए क्या बनेगा बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन सपोज मेटल का साइज थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, तो उसने नॉर्मल ऑक्साइड तो बनाया, क्या उसका साइज बड़ा है तो वो पहले वाले के कंपैरिजन में और ज्यादा ऑक्सीजन अपने सरफेस पे एक्वायर कर सकता है या नहीं कर सकता बेटा? कर सकता है। इसका मतलब है जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की इस मेटल की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जब ये और ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा तो बेटा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पर ऑक्साइड का। और अगर किसी मेटल का साइज उससे और ज्यादा बड़ा हो गया तो बेटा वो नॉर्मल ऑक्साइड तो बना ही सकता है, परऑक्साइड भी बना सकता है, पर वो और ज्यादा अगर उसको सफिशिएंट एक्सेस ऑक्सीजन मिल जाए तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा बेटा? सुपर ऑक्साइड का। तो एक बात समझ ले, लगभग हर मेटल अपना ऑक्साइड बनाता ही है क्योंकि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन से तो रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेटल का सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा हुआ तो वो नॉर्मल ऑक्साइड के अलावा क्या बना सकता है बेटा? परऑक्साइड। और परऑक्साइड से मतलब और ज्यादा अगर सरफेस एरिया हुआ, बहुत ही बड़े साइज के आयंस, स्पेशली आप जानते हैं एस ब्लॉक में सबसे बड़े 3 जो मेटल्स होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो वो और ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, क्या बनाएंगे बेटा? सुपर ऑक्साइड। एक बात समझ ले, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो परऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड बना सकता होगा या नहीं बना सकता होगा बेटा? बना सकता होगा, क्योंकि सुपर ऑक्साइड तक पहुंचने की जो स्टेप्स हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड और परऑक्साइड है। अगर मैंने बोला कोई परऑक्साइड बनाता है तो ये समझ के चलें कि वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता होगा। इसका मतलब है लगभग हर कोई नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, फिर परऑक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड। ये डिपेंड करेगा साइज के ऊपर। देखें, क्लियर कर रहा हूं, इसे ध्यान से समझते जाइएगा क्या कंडीशन है। ग्रुप 1A के बारे में बात कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लिथियम टू सीजियम बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पर क्या कंडीशन आ रही बेटा? मेटल लिया, मेटल को थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई किया, ठीक है ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो मेटल ने अपना क्या बना लिया बेटा? ये नॉर्मल ऑक्साइड है ना, M2O टाइप का नॉर्मल ऑक्साइड बना लिया। क्योंकि यहां पर मेटल पे, ग्रुप 1 के मेटल पे +1 होता है और ऑक्सीजन पे क्या होता है बेटा? -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, जो आप 9 से पढ़ते आते हैं, कंपाउंड बनाने का तरीका, नॉर्मल ऑक्साइड बना। अगर ये मेटल और ऑक्सीजन कंज्यूम कर ले, और ऑक्सीजन कंज्यूम कर ले तो क्या फॉर्मेशन कर लेगा बेटा? अपने पर ऑक्साइड का, है ना, पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर और ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर ले तो किसका फॉर्मेशन कर पाएगा बेटा? सुपर ऑक्साइड का। ठीक है, अब कौन सा मेटल नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, कौन पर ऑक्साइड बनाएगा, कौन सुपर ऑक्साइड बनाएगा, ये डिपेंड करेगा साइज पर। जनरली लिथियम की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा साइज है बेटा,
तो वो केवल और केवल क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड। मेनली लिथियम क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। थोड़ा बहुत है ना, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है लिथियम थोड़ा बहुत क्या बनाता है, परऑक्साइड, लेकिन हम मेन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मेनली लिथियम क्या बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम जो है, क्या लिथियम से सोडियम जाने पर साइज बढ़ गया बेटा, यस। तो सोडियम जो है उसका साइज बड़ा है तो वो नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनाता है बेटा, परऑक्साइड भी बनाता है। क्या बनाता है, परऑक्साइड। तो सोडियम को अगर एक्सेस ऑक्सीजन मिलेगा तो वो क्या बनाना प्रेफर करेगा, परऑक्साइड। और बड़े तीनों पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या बनाना प्रेफर करेंगे बेटा, सुपर ऑक्साइड इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें ग्रुप 2 के बारे में। ग्रुप 2 के साइज का ऑर्डर याद करिए, मैंने बोलता ग्रुप 2 में दो एलिमेंट्स है ना, जैसे यहां पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तीन की दो ग्रुप्स बताए थे। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, सेम। और ऐसे ही मैंने एक और ग्रुप बताया था, बेरिलियम, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। तो बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, नॉर्मल ऑक्साइड, है ना, नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम के नीचे आने वाले कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना, बेरियम, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। और इनका साइज जो बड़ा हो गया तो बेटा ये थोड़ा सा और ऑक्सीजन लेकर क्या बना सकते हैं, परऑक्साइड, है ना। यहां फॉर्मूले आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, यहां पर MO2 सुपर ऑक्साइड लिखा है, या MO2 क्या लिखा है, परऑक्साइड। वो डिपेंड कर रहा है इनकी वैलेंसीज पे, ठीक है ना। जैसे ग्रुप 1 के मेटल पे क्या चार्ज है बेटा, +1। तो ग्रुप 1 का अगर नॉर्मल ऑक्साइड बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके M2O, जो कि यहां पर लिखा हुआ है M2O, ठीक है। अगर ग्रुप 1 के परऑक्साइड की बात करूं तो परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, O2 - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया चार्ज को तो आपको पता है क्या फॉर्मूला बन के आएगा बेटा, M2O2, जो कि यहां लिखा है परऑक्साइड। और ग्रुप 1 के लिए अगर मैं बात करूं सुपर ऑक्साइड की, तो सुपर ऑक्साइड आयन होता है O2 पे -1। तो बेटा जब आप चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, MO2। तो ये बन गया बेटा सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। इसी तरह से ग्रुप 2 की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप 2 का जो चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा, M2+, ठीक है। M2+ का अगर आप नॉर्मल ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं नॉर्मल ऑक्साइड, तो क्या बन रहा है बेटा, MO टाइप का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और अगर आप M2+ का पर ऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो ये 2 से 2 यहां कैंसिल हो गया और आपको क्या फॉर्मूला मिल गया बेटा, MO2 टाइप का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कौन सा मेटल है, उसके हिसाब से परऑक्साइड या ऑक्साइड का फॉर्मूला डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहा हूं। अब साइज का थोड़ा सा सीक्वेंस देखें बेटा, एस ब्लॉक का याद करिएगा, लिथियम, ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। मैंने बोला था इस साइज का ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से हम लोग कई सारी प्रॉपर्टी समझ रहे होंगे, है ना, ध्यान से समझे बेटा। लिथियम का साइज ग्रुप 1A में सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो सबसे कम ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, सबसे कम ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा मतलब क्या बनाएगा बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, और ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता है, अगर इसको एक्सेस ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बना लेगा, परऑक्साइड, ठीक है। और ये तीनों क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। अब आप देखो साइज का ऑर्डर याद करिए, सबसे छोटा साइज किसका है, बेरिलियम का। बेरिलियम से बड़ा कौन है बेटा, लिथियम, है ना। साइज यहां सर्कल के हिसाब से ना देखें, बस साइज का ऑर्डर देखें। बेरिलियम से बड़ा लिथियम, और लिथियम से बड़ा कौन होता है बेटा, मैग्नीशियम। ये तीनों जो है ये स्मॉल साइज के रेंज में आते हैं, स्मॉल साइज के रेंज में आते हैं, ठीक है ना। बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा, लिथियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा, और लिथियम मैग्नीशियम का होता है डायगोनल रिलेशनशिप, या बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी मैंने बोला था इस चैप्टर में आपको सेम दिखेगी ग्रुप वाइज। तो बेटा आपको ये तीनों जो है ये स्मॉल साइज के हैं, तो ये हमेशा क्या बनाते हुए दिखेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम से बड़ा कौन, सोडियम, सोडियम से बड़ा कौन, कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा कौन, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा कौन, बेरियम। ये वाला जो ग्रुप बन गया, ये वाला जो ग्रुप बन गया सोडियम से लेकर बेरियम तक, ठीक है, ये ग्रुप क्या बना सकता है बेटा, परऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इनका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, परऑक्साइड। परऑक्साइड बना रहा है मतलब ऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है ना, लेकिन मेनली परऑक्साइड बनाएगा एक्सेस ऑक्सीजन में। अब आप देखो बेरियम से बड़ा साइज किसका, पोटेशियम, है ना। अब ये साइज बढ़ते जा रहे हैं, तो जिनका सबसे बड़ा साइज होगा वो किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं बेटा, सुपर ऑक्साइड का। तो आपको पता होना चाहिए कौन मेनली ऑक्साइड देगा, कौन मेनली परऑक्साइड देगा, कौन मेनली सुपर ऑक्साइड देने वाला है, ठीक है। क्लियर कर रहा हूं इसे, देखें मेनली लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, साइज छोटा है, सोडियम फॉर्म्स परऑक्साइड, ये मेन प्रोडक्ट्स है ना। लिथियम के बारे में मैंने बोला, लिथियम कैन फॉर्म सम अमाउंट ऑफ परऑक्साइड, दिया है एनसीईआरटी में। सोडियम कैन फॉर्म सम अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड, बट मेन प्रोडक्ट की जब बात करेंगे तो ये परऑक्साइड बनाएगा। और अदर अल्कली मेटल मतलब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। ग्रुप 2 के मेटल याद करो, ग्रुप 2 का साइज तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से छोटा होता है, तो इसीलिए ये सुपर ऑक्साइड तक नहीं पहुंचेंगे, ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड और परऑक्साइड। तो ये मोनो ऑक्साइड मतलब ये नॉर्मल ऑक्साइड की बात कर रहा है ना बेटा, यहां पर
नॉर्मल ऑक्साइड, यहां भी मोनो ऑक्साइड ना लेके आप तो नॉर्मल ऑक्साइड लिख लो, नॉर्मल ऑक्साइड, बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कैन फॉर्म पर ऑक्साइड। ये पॉइंट आ रहा है बेटा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान से देखें, आपसे एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया भी हुआ स्टेबिलिटी के बारे में, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी। तो एक ऑर्डर आपको दे रखा है, नॉर्मल ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम किसकी स्टेबिलिटी है बेटा, पर ऑक्साइड की, उससे कम किसकी स्टेबिलिटी है बेटा, सुपर ऑक्साइड्स की, उससे कम किसकी स्टेबिलिटी बेटा, सुपर ऑक्साइड्स की। ये ऑर्डर कैसे आया, रीजन है बेटा लैटिस एनर्जी। ठीक है, आप एक मेटल ले लें और मेटल के साथ लैटिस के लिए चार्ज देखें बेटा, तो एक मेटल पे अगर +1 है तो इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा, -2 पर ऑक्सीजन आयन देखिएगा। ठीक है, -2 तो 1 इंटू -2, ठीक है, लैटिस का अमाउंट 1 इंटू 2 आ गया। यहां पर 2 ऑक्सीजन पे -2 है, मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1, तो मेटल का 1 और ऑक्सीजन का 1 इंटू 1, इसके कंपेरिजन में इसका प्रोडक्ट कम है। और यहां 2 ऑक्सीजन पे -1 है, मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना आया बेटा, -1/2 आया, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर और कम हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी आप बोल सकते हैं ये मोस्ट स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल, या फिर इसका एक और तरीका है जो एक्चुअल तरीका है वो समझिएगा बेटा। O2 लिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, अब मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे जाइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे जाइए, किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, O2- का। पहले इलेक्ट्रॉन का एडिशन जनरली क्या होता है बेटा, एक्सो, है ना, ये मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, बट ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सो। ठीक है, अब आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो क्या बनेगा बेटा, O2-2। ठीक है, ये वाला जो आयन बना ना, ये कौन सा आयन है बेटा, सुपर ऑक्साइड। कौन सा आयन है बेटा, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर जो आयन बना ये क्या हो जाएगा, परऑक्साइड। और इसके बाद जो आयन बनेगा, अगर आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करा दो, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करा दो तो क्या बनना चाहिए, O2-4-, जो कि बनता नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, O-2 के 2 आयंस मिलेंगे। ठीक है, अब आप देखो इसके साथ इसको स्टेबलाइज करने का काम, अब देखो इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, अच्छा आयन, कोई बड़ा आयन आए, चार्ज लेके आए, छोटा आयन भी हो बड़ा आयन भी हो, पर इसको इतनी एनर्जी देने का काम कौन करेगा, जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज क्या होगा, छोटा, इसको कम एनर्जी, ठीक है, इसको और कम एनर्जी। तो बेटा एनर्जी का जो ऑर्डर है वो देखें, ये हो रहा है एक्सो, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, एंडो, इसको बनाने के लिए और एंडो हो जाएगा, है ना। तो आप देखो इसको आसानी से स्टेबलाइज करने के लिए बड़ा आयन चल जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी का चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसमें और इसमें एनर्जी का चेंज बढ़ता जाएगा, और इसीलिए इतनी एनर्जी देने के काम कौन कर सकते हैं बेटा, छोटे आयन नॉर्मली। तो इसीलिए जो छोटे साइज के आयन्स होते हैं वो मेनली क्या बनाते हैं बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद जो थोड़े बड़े साइज के होंगे वो क्या बना लेंगे बेटा, परऑक्साइड, और सबसे बड़े साइज के क्या बनाना प्रीफर करते हैं बेटा, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक पॉइंट यहां पर आ रहा है, देखें ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, इस पॉइंट को देखें। सुपर ऑक्साइड्स बेटा, सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है ना, ये आ गया सुपर ऑक्साइड्स, ये आ गया परऑक्साइड। MOT याद करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद करें, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 17 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है बेटा। जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आते हैं क्या वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ये सुपर ऑक्साइड्स जो बनेंगे वो नॉर्मली क्या बनेंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक। परऑक्साइड्स 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ये डायामैग्नेटिक होता है, परऑक्साइड्स आर डायामैग्नेटिक। आगे सुने, ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। ठीक है, ऑक्साइड भी आपका, ठीक है ना, O पे -2 चार्ज होता है, तो खुद ऑक्साइड आयन तो क्या है बेटा, डाया, ये भी डाया, ये भी डाया, डायामैग्नेटिक। जब प्योर फॉर्म में होगा, इसका जो क्रिस्टल होगा, प्योर क्रिस्टल होगा, वो कैसा होगा बेटा, कलरलेस होता है। ठीक है ना, कलरलेस होता है व्हेन प्योर। इंप्यूरिटी आ जाए, लैटिस डिफेक्ट आ जाए तो ये भी कलर दिखा सकते हैं, बट नॉर्मली व्हेन प्योर दे आर कलरलेस। वेयर एज सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड। सुपर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, कलर्ड, और इनका कलर कौन सा मिलेगा बेटा, येलो या ऑरेंज कलर आपको देखने को मिलता है, किसके लिए, सुपर ऑक्साइड्स के लिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए इसे। आगे बात कर रहे हैं, अभी जो हमने मेटल ऑक्साइड्स बनाए, ध्यान सुनना, हमने अभी क्या बनाया बेटा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को कहां ले गए, पानी में। पानी में ले गए मतलब इसका क्या करा रहे हैं बेटा, वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। जब मेटल ऑक्साइड को पानी में ले गए तो पानी में जाने पर क्या बना लेगा ये अपना, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ध्यान से सुने, कोई भी मेटल ऑक्साइड पानी में जाके क्या बनाएगा बेटा, अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। देखें, मेटल का नॉर्मल ऑक्साइड, मेटल का परऑक्साइड, मेटल का सुपर ऑक्साइड, 3 टाइप के ऑक्साइड है। आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा ही मिलेगा।
मेटल को पानी में डाल दो तो भी नॉर्मली क्या मिलता है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल दो तो भी नॉर्मली क्या मिलता है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और मेटल हाइड्राइड को पानी में डाल दो तो भी नॉर्मली आपको क्या मिलता है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। कॉमन पार्ट है, दिमाग में फिट कर ले। मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, मेटल हाइड्राइड रिएक्ट्स विथ वाटर। तीनों में जनरल जो प्रोडक्ट मिलता है आपको वो क्या मिलता है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। एक दो जगह पर एक्सेप्शन हो सकता है, वो जहां भी आएगा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन आ गई, देखें ध्यान से। मेटल का कोई नॉर्मल ऑक्साइड ले लिया, जैसे मैंने क्या लिया बेटा, लिथियम ऑक्साइड, या मेटल ऑक्साइड हो गया नॉर्मल। इसको वाटर से रिएक्शन कराया तो आपको क्या मिल जाएगा, LiOH, ठीक है। ये रिएक्शन आ गई, मेटल हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान सुनेगा। मेटल परऑक्साइड, मेटल परऑक्साइड में सपोज मैंने ले लिया Na2O2, ठीक है। सोडियम का परऑक्साइड है, पानी में गया। अब एक बात बताओ, नॉर्मल ऑक्साइड के कंपैरिजन में परऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा थी या कम थी बेटा, ज्यादा थी। याद आ रहा है कुछ, नॉर्मल ऑक्साइड से ज्यादा ऑक्सीजन परऑक्साइड में, और परऑक्साइड से ज्यादा ऑक्सीजन किस में कंज्यूम हुई थी बेटा, सुपर ऑक्साइड में। देखिएगा सोडियम परऑक्साइड को पानी में डाला तो बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना लेता है बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बना लेता है बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखिए यहां पर सिर्फ हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, या हाइड्रोक्साइड मिल रहा है अलोंग विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक खास बात है ना, इसके बारे में खास बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, सिलेबस में बहुत सारी जगह काम आएगी ये बात। किसी भी परऑक्सी कंपाउंड है ना, परऑक्साइड रखने वाले कंपाउंड का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसी भी परऑक्सी कंपाउंड का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहां कुछ भी मिले आपको, ठीक है, लेकिन साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 मिलेगा ही मिलेगा। क्या बोला मैंने, किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को वाटर से रिएक्शन कराओ, इवन एसिड से भी ऐसा होता है, बट अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं। किसी भी परऑक्सी कंपाउंड को वाटर से रिएक्शन कराओ, आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन था, वो H2O से कंबाइन करके क्या बना लेता है बेटा, H2O2। और आगे सुने, मेटल सुपर ऑक्साइड पे आ रहे हैं बेटा। सुपर ऑक्साइड में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कोई भी आ सकता है। KO2 लिया, वाटर से रिएक्शन कराया बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा, हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा। साथ ही साथ एक बात बताओ, इससे पहले वाली स्टेप में क्या मिला था बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। क्या परऑक्साइड के कंपैरिजन में सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन और ज्यादा होती है बेटा, यस। और अगर ऑक्सीजन और ज्यादा है तो वो ऑक्सीजन यहां पर क्या हो जाती है बेटा, रिलीज भी हो जाती है। तो ये तीन हाइड्रोलाइसिस हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वाटर के साथ रिएक्शन है, तीनों को ध्यान रखें, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, काम भी आता है, ठीक है ना। अब एक बात देखें, यहां पर मेटल परऑक्साइड, जैसे नॉर्मल ऑक्साइड की मैं बात करूं तो यहां मेटल पे है ना, लिथियम हमने लिया था तो +1, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोक्साइड लिया वाटर का H+ OH-, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मेटल का तो क्या बन गया बेटा, हाइड्रोक्साइड, और H+ और O2- जब कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। तो वाटर का वाटर ही मिल गया, इसमें कोई इधर अलग से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा केस देखें, परऑक्साइड वाला। परऑक्साइड वाले केस को जब आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, परऑक्साइड वाले केस को जब आप देखेंगे, सोडियम पे कितना चार्ज आ रहा है बेटा, +1, परऑक्साइड में O2 पे -2 होता है, ठीक है। वाटर से जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो H पे क्या आ रहा है, प्लस, और OH पे क्या आ रहा है बेटा, माइनस। तो ये मेटल तो OH- के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो देखिए क्या कंबाइन हो रहा है बेटा, H पे +1 है और O2 पे -2 है। जब चार्ज आप बैलेंस करेंगे या प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या मिलता है आपको, H2O2, ठीक है। तो ये जो H2O2 है ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ H2O2। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। आप ऐसे भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, वरना ये ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, वो पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं। सुपर ऑक्साइड पे आइए, K+ O2 पे -1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं H+ OH- का, तो बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड मिल गया, KOH मिल गया। साथ में जब ये H+ और O2- को आप कंबाइन करेंगे, H+ और O2- को अगर आप कंबाइन करते तो क्या बन जाता है, HO2। भाई HO2 नाम का तो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में। तो अब क्या होगा, तो अब आप देखो यहां पर O2 पे -1 चार्ज है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाता है, यहां पर डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है ना। यहां जो ऑक्सीजन -1 पे चार्ज पे है ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और आपको क्या दे देता है, H2O2 एंड O2। क्या दे देता है, H2O2 एंड O2। आप देखो यहां पर एक ऑक्सीजन का स्टेट कितना है बेटा, -½ यहां पर एक ऑक्सीजन का स्टेट कितना आएगा, -1, ठीक है ना। और यहां पर ऑक्सीजन का स्टेट कितना आ रहा है, 0।
तो ये -½ से -1 गया, मतलब क्या हो गया रिडक्शन, और -½ से 0 गया, मतलब क्या हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। इंटरमीडिएट स्टेट वाले जो स्पीशीज होते हैं वो जनरली डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मीनिंग आई होप आपको पता होगा, सेम एलिमेंट का रिडक्शन एज वेल एज सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए आपको यहां H2O2 के साथ क्या मिल जाता है बेटा, O2 भी मिल जाता है। चलिए क्लियर कर रहा हूं इसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एग्जांपल यहां पर दे रखा है परऑक्साइड के बारे में, ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है देखें, KO2 क्या है बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना, इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑफ स्पेस एयरक्राफ्ट। आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि KO2 या विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर इन स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, ऐसा भी दे सकता है ना। जहां पर भी ऑक्सीजन आप डायरेक्टली खिड़की, जैसे घरों में क्या है बेटा, कभी भी सफोकेशन हुआ, अपन ने खिड़की खोल ली तो एयर का वेंटिलेशन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, अपन ठीक है नॉर्मलाइज हो गए। अब एक बात समझो, आप स्पेसक्राफ्ट में जा रहे, एयरक्राफ्ट में जा रहे, ठीक है ना, और आपको सफोकेशन हुआ तो वहां थोड़ी खिड़की खोल सकते हो कि खिड़की खोल के बाहर से हवा ले ली, क्यों, वहां पर पॉसिबल ही नहीं। आप खिड़की खोलोगे तो ग्रेविटी का एक्शन आ जाएगा, या आप बाहर या प्लेन नीचे या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या करें, जहां पर ऑक्सीजन का आप मतलब वेंटिलेशन के थ्रू नहीं ले सकते, तो आपको क्या चाहिए होते, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होते। इवन सबमरीन्स में जब जाते हैं, है ना, सी डाइवर जब जाते हैं, तो वो थोड़ी कि अपना मास्क हटा के वहां पानी के अंदर ऑक्सीजन लेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जगहों पर क्या करना है, तो उसमें हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं बेटा, सुपर ऑक्साइड्स का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं आप याद करो, सुपर ऑक्साइड को पानी में डाला था, अभी हाइड्रोलाइसिस कराया था, क्या मिला था, हाइड्रोक्साइड मिला था, साथ में H2O2 मिला था, साथ में O2 मिला था। वो जो एक्सेस ऑक्सीजन है वही तो काम आती है बेटा ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए। देखें इसका यूज क्या है, यूज देखें, एब्जॉर्ब्स O2, KO2 ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एलिमिनेट मॉइस्चर, मॉइस्चर से कोई मतलब नहीं है, एब्जॉर्ब CO2, ठीक है ना, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ में क्या कर देगा बेटा, O2 का कंटेंट इंक्रीज कर देगा। देखें आंसर विल बी थर्ड। क्यों हुआ, रीजन नीचे आपको देखने को मिल रहा है। जो KO2 को पानी में डिसॉल्व किया आपने, तो बेटा पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड H2O2 और साथ में क्या मिला, O2, ये O2 तो इंक्रीज कर देगा ऑक्सीजन कंटेंट। और जो KOH है ना, क्या ये मेटल हाइड्रोक्साइड है या नहीं है बेटा, है। पीरियोडिक टेबल याद करिए, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड आते दिमाग में पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। इनका नेचर आपने वहां पढ़ा हुआ बेटा, मेटल का हाइड्रोक्साइड कौन से नेचर का, बेसिक, और CO2 कौन से नेचर का, एसिडिक। क्या एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा, यस, एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना लेंगे बेटा, K2CO3 बना लेंगे, और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो गया और O2 का कंटेंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ध्यान से सुने। एक और बात समझ लो, जो चैप्टर अब चालू हुआ है S ब्लॉक, ठीक है ना, मैंने वैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला भी है कि आपको रिएक्शंस लिखते जाना है, पेस्ट कर लेना है, क्योंकि आप वो रिएक्शन डेली दिखेगी आपको, है ना, क्योंकि घर में अपन बैठे हैं, अपन उसको पढ़ने की इच्छा ना भी रखे तो बेटा अपने को एक ना एक बार तो नजर पड़ जाएगी, बस वो नजर साल भर तक अगर पड़ती रहेगी तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि क्लास में जब बताया जा रहा है चीजें समझ में आ जाएंगी। उसको रिकॉल रखना, और रिकॉल करने का सबसे बड़ा तरीका है पेस्ट कर लीजिए उसको, ठीक है ना। अब दूसरी बात, एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है आपकी, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है आपकी, है ना, आप पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इनके लिए तो रीड कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, बट ब्लॉक केमिस्ट्री जैसे ही आया, एस ब्लॉक, ठीक है ना, इसके बाद पी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब पढ़ेंगे अपन। जहां भी ब्लॉक केमिस्ट्री आता है, एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन छान लेनी है बेटा, एक एक लाइन पता होनी चाहिए। जहां प्रॉब्लम आए पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है ना। एनसीईआरटी में कई जगह पर कुछ गड़बड़ पॉइंट्स भी मिल जाएंगे आपको, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, क्योंकि आपको पता है नीट वगैरह में जो भी एग्जाम आप देंगे उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही पूछा जाता है मेनली, तो आपको एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की किताब आती है ना, एग्जाम्पलर नाम की किताब आती है, उसको भी सॉल्व करना है बेटा, ठीक है ना। पता हो ना पता हो, आई होप पता ही होगा, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करते जाना है। चलिए दूसरा, जितने भी कंपाउंड्स अपन पढ़ेंगे ब्लॉक्स में, है ना, हर जैसे ये इंपॉर्टेंट यूज आया, तो वो इंपॉर्टेंट यूजेस तो मैं आपको यहां बता दूंगा, लेकिन सारे यूजेस क्लास में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे यूजेस होते हैं, याद ही रखने होते हैं, तो आपको हर कंपाउंड के या किसी के भी कहीं यूजेस मिल रहे हैं, मैक्सिमम यूजेस या इंपॉर्टेंट यूजेस हम यहां कवर करेंगे, बट यूजेस की रीडिंग लगाते रहना है बेटा, है ना। सारे यूजेस क्लास में कवर कर पाना इंपॉसिबल है, तो यूजेस आपको ध्यान रखने होते हैं, उनके पास रीडिंग लगाते जाए, रटने की जरूरत नहीं है, रीडिंग लगाते जाए, अपने आप याद हो जाएंगे। चले
अगला प्रॉपर्टी आ रहा है बेटा रिएक्शन विथ हैलोजन, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हैलोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा अपना हैलाइड, ठीक है। तो आप देखो ग्रुप 1A का जो मेटल है, ग्रुप 1 के मेटल पे क्या चार्ज होता है बेटा M+, और हैलाइड आयन क्या होता है X-, दोनों आपस में कंबाइन हो गए, क्या बन गया बेटा MX टाइप का हैलाइड बन गया, ये MX टाइप का हैलाइड बन गया है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसी तरह से ग्रुप 2 आ जाए तो ग्रुप 2 में मेटल का चार्ज क्या होता है बेटा +2, हैलाइड होता है X-, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या बन गया बेटा MX2 टाइप का हैलाइड। तो ये हैलाइड, ये भी हैलाइड, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब सुने एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ग्रुप 1 का हैलोजन से रिएक्शन करा है, डायरेक्ट मेटल को जब हैलोजन से आप रिएक्ट करेंगे तो आपको उस मेटल का रेस्पेक्टिव हैलाइड मिल जाएगा। फ्लोरीन से तो फ्लोराइड, क्लोरीन से कराया क्लोराइड, ब्रोमीन से कराया ब्रोमाइड और आयोडीन से कराया तो आयोडाइड मिल जाएगा। खास बात, पॉइंट टू नोट है ना, बहुत खास बातें हैं, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 ट्वाइस अमोनियम है ना, ये जो BeF4-2 आयन था, याद करें एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में पढ़ा भी था। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 ट्वाइस BeF4 इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ BeF2। BeF2 को बनाने के लिए कभी भी बेस्ट मेथड पूछ लिया जाए तो बेटा वो बेस्ट मेथड क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 ट्वाइस BeF4। ध्यान रखना क्या होगा यहां पर, जब आप NH4 ट्वाइस BeF4 को हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी कंपाउंड को हीट किया तो वो 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाए तो उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीटिंग इफेक्ट। इसको जब आप हीट करेंगे ना तो आपको अमोनिया गैस निकलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है ना, साथ में क्या मिलेगा HF और साथ में क्या मिल जाएगा BeF2 है ना, बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, साथ में BeF2। इवन ये दोनों अगर आप कंबाइन कर देंगे तो NH4F भी मिल सकता है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट BeF2 इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बेस्ट मेथड कभी भी पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा क्या है, NH4 ट्वाइस BeF4 का हीटिंग। सिमिलरली एक और पॉइंट है, बेरिलियम के लिए ही ये दोनों बातें, ध्यान सुनना, किसके लिए दोनों बातें, बेरिलियम। क्यों, क्या ग्रुप 2 में बेरिलियम एनोमलस बिहेवियर दिखाता है या नहीं दिखाता है, डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है या नहीं दिखाता, दिखाता है। तो बेटा बेरिलियम के ही फ्लोराइड और क्लोराइड के बारे में ये पॉइंट आपको दिए हुए हैं। देखिए BeCl2 इज कन्वीनियंटली मेड फ्रॉम दी ऑक्साइड, फ्रॉम दी ऑक्साइड, मतलब बेरिलियम का क्लोराइड बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बेरिलियम का ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान सुना, बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई बेटा, कार्बन से। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसने क्या करा, BeO को रिड्यूस करके ऑक्सीजन खुद ले लिया, क्या बना लिया बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बेरिलियम की जो वैलेंसी खाली हुई, जो चार्ज खाली हुआ, उस पर कौन अटैक कर देगा बेटा, Cl, और क्या बना लेगा बेटा BeCl2। तो ये BeCl2 को बनाने का तरीका होगा, तो BeF2 बाय थर्मल डिकम्पोजिशन एंड BeCl2 कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दी ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम। बहुत खास बातें हैं, ध्यान रखें इनके बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां गलत कर सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या लिखा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। हम लोग हाइड्रोलाइसिस टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके पी ब्लॉक में, तभी भी ये बातें आएंगी, बट थोड़ा सा आइडिया आपको इसका लग चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। कहां लग चुका है, याद करिए, हमने हीटिंग इफेक्ट में मेटल हैलाइड्स पढ़ा था, मेटल क्लोराइड्स पढ़ा था, हाइड्रेटेड एनहाइड्रस, याद आ रहा है कुछ, तो हाइड्रेटेड फॉर्म की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। अब देखो हाइड्रोलाइसिस ज्यादा किसका होगा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। यहां सारे क्लोराइड्स ले रखे, किसके क्लोराइड है बेटा, ग्रुप 2 के, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये बात बताओ, इसमें अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, पोलराइजेशन से। भाई मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, जनरली क्या होना चाहिए, आयनिक, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, किसकी वजह से आता है, ड्यू टू पोलराइजेशन आता है। तो पोलराइजेशन लगाइए और आंसर को पाइए, ठीक है ना। अब पोलराइजेशन लगाया तो बेटा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, BeCl2 का, उससे कम MgCl2, फिर ये और कम होते जाएंगे। याद करो मैंने आपको एक खास पॉइंट भी लिखाया था, क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम और एल्यूमिनियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या होते हैं बेटा, कोवेलेंट होते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं, कोवेलेंट है, ठीक है ना। अब देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जा रहा है, ठीक है। अब अगर ये कोवेलेंट है तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका हाइड्रोलाइसिस भी बहुत इजीली होगा, बहुत इजीली हाइड्रोलाइसिस होगा। क्यों होगा, रीजन समझिए बेटा, पढ़ चुके हैं ये भी, बेरिलियम 2+, बेरिलियम 2+, फाई आयनिक पोटेंशियल, याद करें, पोलराइजिंग पावर वगैरह की जो हमने बात करी थी, पोलराइजेशन, फाई ज्यादा है, फाई ज्यादा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, और जैसे जैसे फाई कम होता जाएगा वाटर मॉलिक्यूल कम होता जाएगा। आप इवन ध्यान से देखें तो इसका एग्जांपल भी आप लोगों ने पढ़ा था, BeCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया,
SrCl2 हो गया, BaCl2 हो गया, है ना। इन सबके अंदर जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की हम बात करते हैं ना बेटा, तो यहां जनरली आपको, है ना, 6H2O वगैरह इस तरह से कोई देखने को मिलेगा, लेयर बाय लेयर बात करो ना, बहुत सारी लेयर बनी। यहां 6H2O देखने को मिल गया, यहां 6H2O देखने को मिल गया, ठीक है। इवन यहां पर 2H2O ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन आ रही है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप फाई कम हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कम होते जा रहे हैं। ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होने की बात होगी, कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे। लेकिन हाइड्रोलाइसिस पानी में जाके सबसे आसानी से कौन हाइड्रोलाइसिस कर लेगा बेटा, बीई, और सबसे मुश्किल से हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, BaCl2 का। बट आपसे कभी ऐसा पूछ भी लिया जाए कि कौन ज्यादा, सपोज एक BeCl2 दे दिया, एक BaCl2 दे दिया, बोला कौन ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है ना, क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, कितने अवेलेबल है, नहीं है। बट कौन कितने वाटर मॉलिक्यूल रखेगा, है ना, किसका ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, किसका कम वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, वो आप आसानी से फाई से निकाल सकते हैं। फाई ज्यादा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की क्वांटिटी ज्यादा, फाई कम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की क्वांटिटी कम, ठीक है। सेम यही एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl, ठीक है। क्या ये हैलाइड्स है या नहीं है बेटा, है। आपसे पूछा इनमें से कोई एक स्पीशीज, कोई एक कंपाउंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है और बाकी कोई भी नहीं रखता है, तो कैसे पता लगाएंगे, फाई से। फाई किसका ज्यादा, Li का। जिसका फाई ज्यादा वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखेगा, बाकी इसके अलावा और कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड एक खास बात जो हमने यहां डिस्कस करी है। चलिए देखें, कैटायन साइज बढ़ेगा, पोलराइजेशन कम, कोवेलेंट कैरेक्टर कम, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस कम होता जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए अगला जो पॉइंट आ रहा है क्या है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म्स पॉलीहैलाइड। क्या मतलब हुआ बेटा, कोई भी एलिमेंट अगर हैलोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बेटा, अपना हैलाइड। वो डिपेंड करेगा, फॉर्मूला कुछ भी बन सकता है, MX, MX2, MX3 बन सकता है, हैलाइड बनाता है। लेकिन याद करें, अभी हमने इसे जस्ट पहले ऑक्साइड्स पढ़ा था बेटा। अगर कोई एलिमेंट का साइज छोटा है तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करेगा या कम, कम। अगर साइज बड़ा हुआ तो और ऑक्सीजन कंज्यूम करके क्या बनाएगा बेटा, परऑक्साइड। साइज और बड़ा हो गया तो और ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करके क्या बनाएगा बेटा, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। वैसे ही दो तरह के हैलाइड्स मिलते हैं, एक तो नॉर्मल हैलाइड्स, ठीक है ना, X माइनस आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉर्मल हैलाइड आयन, और एक मिलता है X3 माइनस आयन, X3 माइनस आयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉली हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीहैलाइड। याद करिए, केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्टिंग में एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस पढ़ा था, तो उसमें आपको ऐसी कंडीशन बताई भी थी, है ना, I2 I माइनस से कंबाइन होके क्या बनाता है बेटा, I3 माइनस। या I3 माइनस को क्या बोलते हैं, पॉलीआयोडाइड। या फिर Br2 Br माइनस से कंबाइन होके क्या बनाता है, Br3 माइनस 1, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीब्रोमाइड। तो अब उसकी बात हो रही है। पॉलीहैलाइड बनाने के लिए बताइए, यहां पर एक ही हेलोजन एटम था, यहां पर 3 हेलोजन एटम आ गए, तो बेटा 3 हेलोजन एटम को कंज्यूम कौन करेगा, जिसका साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो बेटा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगेन देखें ये 3 का ग्रुप मैंने बोला था, इनकी कई प्रॉपर्टी सेम है, तो बेटा फिर से यहां सेम प्रॉपर्टी आ रही। पहली प्रॉपर्टी का कलर याद करें, वॉयलेट वाला जो केस बताया था। दूसरा, ठीक है, ये तीनों ने क्या बनाया था बेटा, सुपर ऑक्साइड बनाया था। तीसरा, ये तीनों नॉर्मल हैलाइड तो बनाते हैं, साथ ही साथ ये क्या बना सकते हैं बेटा, पॉलीहैलाइड, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। तो अगर देखें रिएक्शन, पोटेशियम को मैंने आयोडीन से रिएक्शन कराया तो नॉर्मल हैलाइड क्या बन गया, Ki। लेकिन अभी पोटेशियम का सरफेस ज्यादा है, ये और आयोडीन से रिएक्ट कर सकता है, तो ये और आयोडीन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Ki3। और Ki3 को ब्रेक कैसे करना है, ध्यान रखें, K पे +1 और I3 पे क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा। तो ये कंडीशन है, ठीक है बेटा। आगे देखें, LiCl एंड 2A मेटल क्लोराइड आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ध्यान से सुनना, बहुत खास बात। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फाई के बारे में बात करी थी, LiCl, NaCl, KCl, RbCl। मैंने बोलता एक कोई स्पीशीज इनमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है, तो वो कौन था बेटा, LiCl। तो ध्यान रखें, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये सारे कौन है बेटा, हाई फाई वाले। हाई फाई वाले हैं ये, थर्मल डिकम्पोजिशन में याद करिए हाई फाई। तो ये हाई फाई वाले जो हैं क्लोराइड, ये कैसे नेचर के, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या, ऐसा कंपाउंड जो एनवायरमेंट में से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करके क्या हो जाए बेटा, वेट हो जाए, गीला हो जाए, उसे क्या बोलते हैं बेटा, हाइग्रोस्कोपिक। तो ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनके साथ डॉट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, LiCl.2H2O, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, सबके साथ, सबके क्लोराइड्स के साथ आपको क्या मिलेगा बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा।
आगे देखें, CaCl2 एक्ट्स एज अ डेसिकेटर इन लेबोरेटरी, है ना। CaCl2 खास बात है, CaCl2 एक्ट्स एज अ डेसिकेटर। डेसिकेटर मतलब क्या? जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का जो होता है उसको डेसिकेटर कोई भी हो सकता है, बट CaCl2 को जनरली यूज करा जाता है, इजीली अवेलेबल है। तो मॉइस्चर, एक पॉइंट याद करो, ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है बेटा? क्लास 10th याद करें आप, क्लास 10th याद करें, साइंस है ना, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, साइंस में चैप्टर नंबर 3 आई होप, है ना, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं, बट फिर भी जहां तक याद है तो चैप्टर 3 जो आपका है उसमें लास्ट में, है ना, एकदम लास्ट टॉपिक जो है बुक का, उसमें करोजन को लेकर एक एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है, आपको याद आ रहा होगा, कुछ 3 टेस्ट ट्यूब्स बने हैं, आयरन नेल जो होता है, तो ऑयल, मॉइस्चर और वो ऐसा कुछ केस दे रखा है आपको, ठीक है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें CaCl2 ऐड कर रखा है। क्या ऐड कर रखा है बेटा? CaCl2। CaCl2 क्या करता है? देखिए, करोजन के लिए क्या क्या जरूरी है बेटा? एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। अगर मैंने आयरन नेल लिया एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें मैंने पहले से टेस्ट ट्यूब में क्या भर दिया बेटा? CaCl2, तो ये CaCl2 खुद ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। ऐसा टेस्ट ट्यूब लिया, या आयरन नेल लगा रखी और नीचे क्या भर रखा बेटा? CaCl2, ठीक है, और इसको मैंने पैक कर दिया, तो ये जो एयर आई होगी वो तो सारी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा? मॉइस्चर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? CaCl2। तो क्या इस आयरन नेल को मॉइस्चर मिल पाएगा? नहीं। और अगर इसको मॉइस्चर नहीं मिल पाया तो इसका करोजन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया, वो एनसीईआरटी में। बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी आपको जो आपने 9th-10th में पढ़ रखी होंगी, अगर वो याद है तो बहुत सारे पॉइंट आपके इजीली क्लिक हो जाएंगे बेटा। तो CaCl2 डेसिकेटर की तरह काम करता है बेटा लेबोरेटरी में। चलिए आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। किसकी बात हो रही है बेटा? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। कोई भी मेटल अगर हाइड्रोजन से, है ना, चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेटल अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अपना हाइड्राइड बनाएगा। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। देखें, ग्रुप 1 का मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बना रहा है क्योंकि +1 -1 वाला केस है, और ग्रुप 2 MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा क्योंकि यहां पर ग्रुप 2 के मेटल का चार्ज कितना होता है बेटा? +2, ठीक है। एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम। ये बेरिलियम बहुत खास है। क्यों खास है? याद करें, इससे पहले वाली रिएक्शन क्लोराइड्स, हैलाइड्स, तो बेरिलियम का फ्लोराइड अलग तरीके से बना था, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 ट्वाइस BeF4, है ना। बेरिलियम का क्लोराइड किससे बना था? ऑक्साइड से। यहां इवन बेरिलियम का हाइड्राइड भी डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए भी कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखें, पहले नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हैं, सोडियम को हाइड्रोजन के साथ हीट कर दिया, बर्न कर दिया, क्या मिल गया बेटा? सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम को हाइड्रोजन से बर्न कर दिया, क्या मिल गया? कैल्शियम हाइड्रोइड। नाम याद रखें, क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? हाइड्रोलिथ, ठीक है, CH2 को। अब देखो ये खास बात, अगेन, है ना, बेरिलियम, बहुत ध्यान से देख लें इसको। बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने का तरीका भी तो यही होना था कि बेरिलियम को डायरेक्टली हाइड्रोजन से हीट कर देते, क्या बन जाता? बेरिलियम हाइड्राइड। लेकिन बेरिलियम ऐसा करता ही नहीं है, ठीक है। तो बेरिलियम जब ऐसा नहीं कर रहा, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है बेटा इस ब्लॉक का, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? बेरिलियम को रिएक्ट कराने के लिए पहले इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में रखा जाता है। एक्टिवेटेड फॉर्म में रखने का मतलब इसका एक कंपाउंड ले लिया आपने, BeCl2, BeF2, कुछ भी ले ले, BeCl2 लिया। अब बेरिलियम पे ध्यान सुनना, बेरिलियम पे अटैक किसका कराना है बेटा? हाइड्रोजन का। तो बेरिलियम पे हाइड्रोजन का अटैक कराना है, मतलब किसी पे अगर आप हाइड्रोजन, इस बेरिलियम पे हाइड्रोजन का अटैक कराओगे, मतलब बेरिलियम का क्या होगा? रिडक्शन, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन कराने के लिए ये जो स्पीशीज आपको लेना है, ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। और आप जानते हो मेटल हाइड्राइड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बहुत बार सुना होता है, मेटल हाइड्राइड्स आर वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो ये जब इस पर अटैक कराएंगे तो ये इसको रिड्यूस करेगा। अब हुआ क्या? आप तो चार्ज के हिसाब से देख लो, तोड़ते जाओ, प्रोडक्ट बनाते जाओ, Li पे +1, Al पे +3 और H पे -1, ठीक है। एक का माइनस दूसरे के प्लस पे, एक का माइनस दूसरे के प्लस पे, और एक का माइनस दूसरे के प्लस पे। तो बेटा BeH2 LiCl AlCl3 मिल गया, या इसको LiAlCl4 भी, इसी तरह से LiAlCl4 भी लिख सकते हैं। ये बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने का तरीका है, खास बात ध्यान रखें, ठीक है ना। अब देखो, हम लोग बात करते हैं बेटा जनरली कि ये ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल है, और हाइड्रोजन क्या है बेटा? नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड क्या बनना चाहिए? आयनिक। लेकिन आयनिक के अलावा कई बार आयनिक कंपाउंड्स में ड्यू टू पोलराइजेशन कौन सा नेचर आ जाता है बेटा? कोवेलेंट नेचर आ जाता है। वही पॉइंट है यहां पर। देखो, क्या बेरिलियम और मैग्नीशियम का फाई पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा बेटा? यस। इस वजह से इनके जो हाइड्राइड बनते हैं तो मेटल नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल क्या बनना चाहिए? आयनिक। लेकिन ड्यू टू पोलराइजेशन ये क्या बनते हैं बेटा? कोवेलेंट। और साथ ही साथ एक पॉइंट है बेटा, ये पॉलीमेरिक होते हैं,
ठीक है ना, डाइमरिक पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलते हैं आपको। इनका डाइमर पॉलीमर हम लोग आगे पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे, बट ये ध्यान रखें कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड, इवन इन बेरिलियम मैग्नीशियम के याद करें क्लोराइड ब्रोमाइड आइडाइड भी, बट बेरिलियम मैग्नीशियम के हाइड्राइड भी आपको कौन से नेचर के मिलते हैं बेटा, कोवैलेंट नेचर के मिलते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन आ रहा है एक आपके सामने, विच मेटल डज नॉट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। तो बेटा मेटल का हाइड्रोजन से बॉन्ड, मेटल का हाइड्रोजन से बॉन्ड, मेटल का हाइड्रोजन से बॉन्ड क्या होना चाहिए बेटा, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होना चाहिए, आयनिक। लेकिन बेरिलियम जो है और मैग्नीशियम जो है, इनके हाइड्राइड क्या होते हैं बेटा, कोवेलेंट ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, आगे देखें, मेटल हाइड्राइड को सुनना भी है ना, यहां एक रिएक्शन आ रही है आगे उसी हाइड्राइड से रिलेटेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, मेटल का वाटर से रिएक्शन करा दो, मेटल ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करा दो, मेटल हाइड्राइड का वाटर से रिएक्शन करा दो, जनरली आपको क्या मिलता है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देख लो रिएक्शन, एम पे प्लस एच पे माइनस, ग्रुप 1 का हाइड्राइड लिया सपोज मैंने, ठीक है, और वाटर को ले लें H प्लस OH माइनस, ये आ गया, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं बेटा, H2। ठीक है, तो मेटल हाइड्राइड का वाटर से रिएक्शन कराया तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब देखो रिएक्शन, सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव NaOH एंड H2। हाइड्रोलिथ ऑन रिएक्शन विद वाटर, नाम आ गया भाई, सीधा सा एक रिएक्शन दे देता तो हाइड्रोलिथ अभी मैंने बताया था क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है ना, क्या होता है कैल्शियम हाइड्राइड। आप देखो CaH2 को वाटर से रिएक्शन कराया, मेटल हाइड्राइड को वाटर से रिएक्शन कराया, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ क्या रिलीज हो जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हाइड्रोलिसिस का मीनिंग ही नहीं पता हो तो फिर आप इस रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखें, कंपाउंड्स के जो नाम आपको बताए जा रहे हैं उनको याद रखें, इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं कई बार। वैसे तो एग्जाम में जनरली आपको फॉर्मूले के साथ नाम भी देता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, बट कुछ केसेस आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो फिर यही प्रॉब्लम की वजह से आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। चले, अगला जो प्रॉपर्टी आ रहा है दैट इज रिएक्शन विथ ड्राई अमोनिया। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, ड्राई अमोनिया के साथ, है ना, ड्राई अमोनिया गैस पास करते हैं। लिथियम ड्राई अमोनिया के साथ, सोडियम ड्राई अमोनिया के साथ। जब भी आप किसी मेटल की ड्राई अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो हो क्या सकता है, अमोनिया जो है ना बेटा, अमोनिया जो है वो ब्रेक हो जाए। तो अमोनिया में से जैसे एक हाइड्रोजन H माइनस निकाल दिया आपने, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, कौन सा आयन बनेगा बेटा, NH2 माइनस। एक और हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या बनेगा बेटा, NH2 माइनस। इस आयन को क्या बोलते हैं बेटा, एमाइड, और इस आयन को क्या बोलते हैं बेटा, इमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड और इमाइड। ठीक है, जब आप लिथियम की ड्राई अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं ना तो बेटा ये डिकम्पोज होकर, है ना, वैसे नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं, नॉर्मली, है ना, लिथियम को भूल जाएं, बाकी उसके अलावा, लिथियम के अलावा जो मेटल्स होते हैं वो ड्राई अमोनिया से रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, एमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और साथ ही साथ क्या रिलीज होता है बेटा, H2 गैस, हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे उसमें एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, लिथियम अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, ग्रुप 1 का पहला मेंबर है, उसकी कुछ एनॉमलस बिहेवियर होते हैं, एनॉमलस प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें आपको यह मिलेगा कि लिथियम को जब आप अमोनिया से रिएक्शन कराते हो तो वो अमाइड नहीं बनाता है, लिथियम किसका फॉर्मेशन करता है, इमाइड का। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद ड्राई अमोनिया टू फॉर्म इमाइड। तो बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ऐसा कुछ भी दे दिया तो आपको पता होना चाहिए लिथियम ड्यू टू इट्स एनॉमलस बिहेवियर क्या बनाता है बेटा, इमाइड बनाता है। बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। बहुत खास बात, फिर से ध्यान से सुनेंगे, है ना, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। देखिए लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, ये लिक्विड अमोनिया किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, यहां सॉल्वेंट की तरह। ठीक है ना, जैसे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, मैंने बताया भी था कि जब किसी सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व किया आपने तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। और पानी के बदले में कोई और सॉल्वेंट ले लूं तो अगर किसी एलिमेंट को या किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, अब होता क्या है, एस ब्लॉक मेटल ड्यू टू लो आईपी आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया।
एस ब्लॉक, क्योंकि मेटल्स है, मेटल्स की आई जनरली कम होती है नॉन मेटल या मेटलॉइड के कंपैरिजन में, इसीलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट को जब आप लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करोगे तो एस ब्लॉक के एलिमेंट और लिक्विड अमोनिया में जो इंटरेक्शन होगा, आयन डाइपोल 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 जो भी इंटरेक्शन होगा, उसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि उसकी मेटल की आई को कंपनसेट करता है और मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है ना, ये पढ़ा हुआ है अपन ने, इस तरह की बात हो रही। एंड फॉर्म अ ब्लू कलर सोल्यूशन, है ना, ये जो अमोनिया में ब्लू कलर, अमोनिया का जो सॉल्यूशन बनेगा मेटल के साथ, ये कैसा मिलेगा, ब्लू कलर, कैरोसिन है ना, घासलेट जो होता है, ठीक है, उसकी तरह का कुछ कलर आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। याद करिए फ्लेम टेस्ट, याद आ रहा है कुछ, है ना, चूल्हे पे बैठाया था तो मैंने उस टाइम पे आपको आई का ऑर्डर बताया था एस ब्लॉक का। क्या बेरिलियम मैग्नीशियम की आई पूरे एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा होती है बेटा? यस, है ना। याद करें मैंने बोला था ये दोनों का एक ग्रुप है जिनकी कई प्रॉपर्टीज सेम आएगी, है ना। यस, इन दोनों ने फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाया था, तो बेटा इनको जब आप लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करोगे ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे क्योंकि इनकी आई बहुत ज्यादा है। जब इनको चूल्हे से फ्लेम टेस्ट से एनर्जी नहीं मिली तो इनको सॉल्वेंट में डालने से उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये दोनों लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है बेटा एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट विल नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया। तो आंसर बेरिलियम या मैग्नीशियम हो सकता है। आगे देखें क्या हो रहा है। मान लीजिए बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा ग्रुप 1 में से मैंने किसको लिया बेटा, सोडियम को, और मैंने लिक्विड अमोनिया लिया। ये x प्लस वाई क्या दिखा रहा है, ये कंसंट्रेशन दिखा रहा है। कुछ भी कितने भी मोल्स हो सकता है, उस मोल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई, रेशो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखें, ये जो सोडियम है अगर इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा बेटा, Na प्लस और E माइनस। ध्यान से सुनना, क्या बनेगा, Na प्लस और E माइनस, है ना। ये एक सोडियम की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या ये आयन है? यस। क्या ये जो अमोनिया सॉल्वेंट जो है, अमोनिया, ये पोलर सॉल्वेंट है या नहीं है बेटा? है। तो आयन और पोलर सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, कौन सा होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। उसकी वजह से अमोनिया इसके आसपास सराउंड कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है बेटा, चार्ज है, आयन टाइप का चार्ज है ना, और अमोनिया पोलर सॉल्वेंट है तो इसके बीच में भी इंटरेक्शन हो जाएगा और अमोनिया इसको सराउंड कर लेगा। तो ये जो एक्स और वाई लिखा ना, ये यही लिखा है कि एक्स पार्टिकल्स ऑफ अमोनिया इसको सराउंड कर लेंगे और वाई पार्टिकल्स ऑफ अमोनिया इसको सराउंड कर लेंगे। देखें Na प्लस पे NH3X आ गए और इलेक्ट्रॉन पे NH3Y आ गए। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, देखें Na के साथ NH3X और इस पूरे पे क्या करते हैं बेटा, +1, ये Na का +1 रिफ्लेक्ट हो गया, और ऐसे ही NH3Y और पूरे डब्बे पे क्या लगा दो, -1। ये जो अमोनिया ने इसको सराउंड किया, इस सोडियम आयन को क्या बोलेंगे बेटा, अमोनिएटेड कैटायन। क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड कैटायन, या बोलेंगे सॉल्वेटेड कैटायन। इसी तरह से सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड बोलना ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि हम अमोनिया एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या आगे देखें। ये जो सॉल्यूशन बना ना अमोनिया के अंदर, जो सोडियम या कोई दूसरा एस ब्लॉक का एलिमेंट डिसॉल्व हो गया एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम, तो जो सॉल्यूशन बना वो कौन से कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। मैंने बोला कैरोसिन टाइप का कलर दिखेगा। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा था ना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, वो फ्री होता है ना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका किसी से पेयरिंग नहीं हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। रिड्यूसिंग नेचर दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है ना, रिड्यूसिंग नेचर दिखाएगा। और कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, क्योंकि वो जो अमोनिएटेड कैटायन बना और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिला वो आयंस है, और आयन अगर फ्री टू मूव है तो इसका मतलब है वो कंडक्टिविटी दिखाएगा। प्रॉपर्टी देखें, रीजन ऑफ प्रॉपर्टी 1, 2 एंड 3, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी का जो रीजन है वो कौन है बेटा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर दिखेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा और रिड्यूसिंग नेचर होगा। वेयरएज फोर्थ प्रॉपर्टी का जो रीजन है वो दोनों होते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज अमोनिएटेड कैटायन। ठीक है ना बेटा, चले ध्यान से सुनना एक बात, ये जो अभी आपको बताया ना, ये कब एप्लीकेबल है बेटा, जो अभी हमने सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, इसमें यहां सपोज ये अमोनिया है, सोडियम को मैंने डाला, ठीक है, ये Na प्लस का कैटायन हाइड्रेटेड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड क्या, सॉल्वेटेड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन सॉल्वेटेड फॉर्म में। ये जो सॉल्यूशन है, अगर इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, मोलैरिटी है ना, लेस देन 3m है, लेस देन 3 मोलर है, तब तक तो ये सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ब्लू कलर, और कैसा दिखता है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जैसे जैसे आप Na की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, Na की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे और कंसंट्रेशन Na का क्या कर देंगे, मोर देन 3 मोलर, क्या कर देंगे बेटा, मोर देन 3 मोलर। जब 3 मोलर से ज्यादा सॉल्यूट हो जाएगा
तो बेटा एक बात बताओ, क्या Na+ के बहुत सारे आयंस आ जाएंगे? यस। और क्या इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हो जाएंगे? यस। उसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्री मूवमेंट था वो रुकने लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड होंगे ना, तो ये आपस में क्या कर लेंगे बेटा? पेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। और पेयरिंग होने की वजह से ये जो सॉल्यूशन बनेगा है ना, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, 3m से ज्यादा वाला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। पहला वाला लेस देन 3m क्या है? डाइल्यूट। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ना, ये किसके लिए बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। लेकिन जब आप मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ा के 3m से ज्यादा कर देंगे, उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा वो पैरामैग्नेटिक ना होके क्या हो जाएगा बेटा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। और साथ ही साथ ये जो ब्लू कलर था ये चेंज होगा, किसमें चेंज हो जाएगा? ब्रॉन्ज कलर में। किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? ब्रॉन्ज कलर में। क्यों ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो गया? ये जो मेटल के सॉल्वेटेड आयंस होंगे ये धीरे धीरे बॉटम में जाके सेटल हो जाएंगे, और सेटल हो जाएंगे तो मेटल का क्लस्टर बन जाएगा। एंड ड्यू टू मेटल क्लस्टर फॉर्मेशन कलर गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम ब्लू टू ब्रॉन्ज। बहुत खास बातें हैं, ध्यान रखें इन्हें। चलिए, ऑन स्टैंडिंग, ध्यान से देखें, ऑन स्टैंडिंग हीटिंग एडिंग, है ना, काफी देर तक सॉल्यूशन को स्टैंड बाय पे रखने पर, स्टैंड बाय मतलब जैसा है वैसे ही रख दें अनडिस्टर्ब, हीट करने पर, और या फिर आयरन या प्लैटिनम ऐड करने पर ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स और डिसअपीयर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल एमाइड एंड हाइड्रोजन। आपने मेटल लिया, अमोनिया सॉल्यूशन में डाला और सॉल्यूशन को काफी देर तक स्टैंड बाय पे रख दिया। तो याद करें अभी हमने ड्राई अमोनिया वाली रिएक्शन देखी थी कि मेटल क्या बना लेता है? एमाइड, सोडियम सोडामाइड बनाता, और साथ में क्या रिलीज कर देता? हाइड्रोजन। वो सेम कंडीशन यहां पर भी आएगी। आगे देखें, है ना, ये आ गया NH2- H+ वाला, ये रिएक्शन आ गया, ठीक है। और ये देखिए, ये खास बात जो अभी मैंने आपको समझाई थी, ऑन इंक्रीजिंग मेटल कंसंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा करने पर इन द सॉल्यूशन ब्लू कलर कन्वर्ट इनटू ब्रॉन्ज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लस्टर। साथ ही साथ ये डायामैग्नेटिक होगा।